हेलो, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये वीडियो अगर कोई कॉमर्स वाला या आर्ट्स वाला भी देखने आ गया है गलती से, वीडियो के एंड तक उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कॉन्फिडेंस लेवल शो करने का। आप तो साइंस वाले हैं तो डेफिनेटली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ही जाएंगे। सारे मतलब लगभग 80%, जो कि हर यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक हर जगह पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ पर अगर आपने पहले चैप्टर देखा हो या नहीं भी देखा हो, एक हिंट दे रहा हूँ, तो वो था बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि मास, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये वो, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आपने उसमें देखा होगा एक फंडामेंटल थी, एक डिराइव थी। वो सब बातें वहीं पे अब ख़त्म हो गई, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर से लेके जब तक ज़िंदगी में फ़िज़िक्स पढ़ रहे हो, फिर से कोई नहीं पूछेगा कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल थी और कौन सी डिराइव थी, क्योंकि हमको दीवार नहीं बनानी है, ओके, बीच में हमको दीवार नहीं बनानी है। तो वो कॉन्सेप्ट तो वहीं पर रह गया। तो अब जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो एक समान हैं, सब एक ही सर्कल के अंदर हैं, पर अब हमको उनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा और समझना चाहो तो कैसे, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज़ जो भी थी वो हमने उनको डिराइव किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। जन्म से ही हमने उसको ऐसे किया कि तुम इस जाति का है, तुम यहाँ जाओ, जन्म से, तो जो कि सही नहीं होता है। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा ही नहीं। बट अब जो हम करेंगे वो करेंगे कर्म से, कि हाँ, कर्म से तुमने अच्छे काम किए हैं तो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ को मेजर करने में या जो क्वांटिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड, उनको कहते हैं स्केलर्स। उनको क्या कहते हैं? स्केलर्स। स्केलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, इंग्लिश का ही दूसरा शब्द है, बट मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई बता रहा हूँ। एग्जाम्पल तौर पे, मास मेरा 60 kg है, तो बात ख़त्म हो जाती है, वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। मास मेरा 60 kg है, बात ख़त्म। अब कोई पूछेगा कि अगर लेट गया तो कितना मास रहेगा? नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर। आगे बता रहा हूँ डिटेल में, बट हाल फिलहाल एक ऊपर से बता दूँ इंट्रोडक्शन। तो दूसरे टाइप की जो क्वांटिटीज़ है उसको बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या रहता है? वैल्यू तो रहेगी, मतलब मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा। जो प्रॉपर वर्ड है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड फर्स्ट टाइम सुना है भले, बट थोड़ी सी आदत डाल दो। बट साथ ही साथ में डायरेक्शन भी रहेगा, मतलब दोनों रहेंगे, वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ज़रूरी हैं। अगर खाली डायरेक्शन रहा तो भी नहीं चलेगा, अगर खाली वैल्यू रही तो वो स्केलर रहेगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, यानी कि कर्म से, मतलब जो वर्क है हमारा उसके बेसिस पे जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर। तो अब ऑफकोर्स बात है, एग्जाम्पल आप पूछेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या होता है? अगर कोई आदमी यहाँ से यहाँ चला है 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चला है 1 किलोमीटर, एंड देन यहाँ से यहाँ चला है 1/2 किलोमीटर, फिर यहाँ चला है 1/2 किलोमीटर, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे बताओ। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल वर्ड का मतलब असल में जितना पाथ ट्रेवल किया हो, ठीक है। तो 1, 2, हाफ मतलब डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पर? 3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। सीधी बात, समझ में आया? एक एग्जाम्पल, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा दोस्त संजय 3 किलोमीटर चला, बात ख़त्म वहीं पे, बस 3 किलोमीटर चला। कोई मेरे से पूछेगा क्या कि उसका डायरेक्शन क्या था? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। वेयरएज जो दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एकदम छोटे में छोटा डिस्टेंस। अभी यहाँ कुछ ना कुछ हमें ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो डिस्टेंस छोटे में छोटा रहता है वो बेसिकली क्या रहती है? एक
लाइन रहती है। क्या रहती है? लाइन। और अगर लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया मतलब अब हम ज्योमेट्री में जा रहे हैं। तो स्केलर्स बेसिकली डील करते हैं अलजेब्रा वाले सेक्शन से, मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसे तो सब एक समान है। वेक्टर्स बेसिकली ज्योमेट्री की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या रहेगी? डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस तो वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। मतलब यहाँ पर एक डायरेक्शन आ गया। अगर अब मैं कहूँ कि संजय ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आप कहोगे 3 किलोमीटर। बट अब मैं कहूँ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शुरू कहाँ से किया, ख़त्म कहाँ पे किया, सीधी एक लाइन बना दो। तो ये लाइन जो बन गई इसको हम बोलेंगे वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है। यहाँ पर देखो मैंने एरो बनाया है, मतलब एक डायरेक्शन है। ये बात एक्सेप्ट करनी है। उसी तरीके से अगर हम देखें फोर्स को, अगर हम देखें, अब समझो ये एक दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है। अगर मैं कहता हूँ मेरे हाथ में 2 न्यूटन फोर्स लगाने की शक्ति है तो बहुत, बट हाल फिलहाल तो अब 2 न्यूटन शक्ति अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ दरवाजे के, समझो ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इन द सेंस दरवाज़ा वहाँ से अटैच्ड है, तो यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा पीछे की तरफ। यहाँ फोर्स लगाऊं तो थोड़ा तकलीफ होगा मुझे मेरी उंगली में, और हो सकता है दरवाज़ा पूरा ना खुले, थोड़ा सा ही खुले। यहाँ फोर्स लगाऊं तो कुछ नहीं होगा, मेरी उंगली ऐसे बेंड हो जाएगी। तो फोर्स तो वही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही है, बट अगर मैं डायरेक्शन बदल रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। तो यानी कि फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब डायरेक्शन यहाँ पे चाहिए। टेम्परेचर स्केलर है कि वेक्टर है? बताओ, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। टेम्परेचर स्केलर है कि वेक्टर है? रूम का टेम्परेचर एक ही रहता है। आप एसी में देखते हो कि 23 डिग्री सेल्सियस, उतना ही रहता है। उधर नहीं लिखा रहता है कि 23 लेफ्ट में है, राइट में 27 है, नीचे थोड़ा कम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम जोक्स के तौर पे लंबे आदमियों से कहते हैं कि ऊपर कौन सा तापमान है, बट वो सब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। स्पीड क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? चलो स्पीड को छोड़ो, टाइम क्या है? स्केलर है वेक्टर है? इजी, कम ऑन। हाँ, स्केलर है, तो आप समझ गए, क्योंकि टाइम को डायरेक्शन वेस्ट है, मतलब वेस्ट नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। स्पीड क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो अब स्पीड ऐसे ही मत सोचो कि स्पीड मतलब गाड़ी चल रही है तो स्केलर वेक्टर, नहीं। स्पीड होता क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी स्केलर है। तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर इज अ स्केलर। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? अब अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट आए हो 11th में, मतलब जो सीधी बात है, तो डर जाते हैं लोग, या मीनिंग ही नहीं पता होता है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। तो अगर वेक्टर आ गया तो बस देखो, वेलोसिटी खुद क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसमें से ये खुद वेक्टर है, तो बात ही खत्म। सो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। तो अब एक क्वेश्चन उठेगा और एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सिर्फ मैं बता रहा हूँ अभी नॉलेज के लिए, बाकी ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के फंस जाओगे, नहीं। एक ही एक्सेप्शन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ कहाँ पूछा भी नहीं जा सकता है। अगर किसी चीज़ को मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं कहलाएगी। तो ये एक ही एग्जाम्पल है, होपफुली। हाँ, एक ही है। करंट, फिर भी हाँ करंट ही है। करंट अगर मैं कहूँ कि करंट यहाँ से यहाँ बह रहा है, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ करंट ऐसे नहीं बहता है, उसको कंप्लीट सर्किट चाहिए। तो ये समझो करंट ऐसे बह रहा है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हाँ, करंट को मैग्नीट्यूड है, करंट को डायरेक्शन भी है, बट उसका कुछ हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं करंट को बाहर थोड़ी निकालूंगा, मतलब हम प्रैक्टिकल यूज़ कुछ नहीं कर सकते करंट के फील्ड में। सो इसलिए करंट ही एक ऐसी क्वालिटी है, एक क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझा होगा। सो अब एक लेवल ऊपर जाते हैं।
सो ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर लॉज को मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। पहला सेक्शन, जब एक का हेड कंसीडर करें एंड दूसरे की टेल, एंड सेकेंड लॉ, जब दोनों का हम सिर्फ और सिर्फ टेल कंसीडर करें। अब ये मैंने बनाया है, ऐसा कुछ है नहीं कि फिज़िक्स में ऐसा ही होता है, इजी करने के लिए बनाया है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। इससे पहले मैं आपको सिखा दूं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, वो अच्छा रहेगा। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा कि ऐसा होता है, बट यहाँ पर वो एक कॉन्सेप्ट है तो सिखाना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या? देखो एक वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है तो उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है, जो कह रहा है कि कार की वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। ठीक है, अब यही वेक्टर मैं यहाँ बनाता हूँ जो कह रहा है कि कार की वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। अब मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स में कोई फ़र्क है क्या? कुछ डिफरेंस है क्या? मुझे सोच के बताओ, पॉज करके सोचो भले। तो आंसर है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो दोनों वेक्टर एक ही हैं। वो मैग्नीट्यूड दोनों का 60 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दोनों का नॉर्थ में। इसका मतलब ये दोनों एक ही वेक्टर हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही वेक्टर है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। तो ऐसा कुछ है, क्योंकि कुछ फ़र्क ही नहीं है ना, मतलब वही चीज़ें हैं, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बट मुझे वो चाहिए इसके साथ, मुझे ये वेक्टर चाहिए इसके साथ, दोनों मुझे साथ में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? इसको ड्रैग करूँगा। इसको क्या करूँगा? ड्रैग मतलब इसको खींचूंगा और खींच के इसको ऐसे लेके आऊँगा जैसे इसका ना एंगल बदले, ना मैग्नीट्यूड बदले, ना डायरेक्शन। एंगल मतलब बेसिकली एंगल अगर नहीं बदल रहा है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। मतलब इसको ऐसे लेकर के बस सेम वे में ऐसे ही इसको नीचे ला के रख दूँगा। तो अगर इसको मैंने नीचे ला के रख दिया बिना किसी चेंजेस के, तो जो ए वेक्टर यही था वही ए वेक्टर ये भी होगा। अब अगर मुझे फिर से सपोज ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, फिर से इसको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर से ड्रैग करके आगे लेके जाऊँ थोड़ा सा विदाउट चेंजेस इन डायरेक्शन और वो, तो अगेन जो ये वेक्टर है वो भी ए ही है। ठीक है, वो भी ए ही है। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। अभी ये क्या है, हमारे पास दो लॉज हैं। पहला है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके अनुसार अगर हम एक वेक्टर को लेते हैं और उसके हेड को दूसरे की टेल के साथ लगा देते हैं, पहले के हेड को दूसरे की टेल के साथ लगा देते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब जो नेट होगा, मतलब जो इनका एक ही वेक्टर जो वो काम करे, वो वेक्टर का डायरेक्शन होगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, मतलब इसका उल्टा कर दिया। सो ये चीज़ इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्योंकि हमको हमेशा सीधे वेक्टर नहीं देंगे कि 4 और 3 इनको ऐड करो, ऐसा नहीं होता है, वो एक एग्जाम्पल था। तो अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। अभी ये हेड टेल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लगना नहीं चाहिए, बट कॉन्सेप्ट समझो हमको करना क्या है। समझो ये घर है, होम है किसी का, और ये उसका स्कूल है। ठीक है, तो अभी नॉर्मली पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो स्कूल से डायरेक्ट घर आए, तो वही है रिजल्टेंट, डायरेक्ट काम, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं। जबकि बच्चा बोलेगा इधर एक मिठाई की या कुछ दुकान है छोटे चॉकलेट्स की, वहाँ से होता हुआ जाऊँ, तो रिजल्टेंट बेसिकली काम करेगा नेट रिजल्ट। हमको सीधा बताओ घर पहुंचा कि नहीं। तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
इसी को हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारा बनता है सेकेंड लॉ, जिसमें दोनों वेक्टर्स की हम टेल कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है ए, अब दूसरे वेक्टर की भी हम टेल ही कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा वेक्टर की भी टेल कंसीडर करेंगे और ये कुछ बनेगा ऐसा। तो अब रिजल्टेंट बताओ कहाँ से आना चाहिए, रिजल्टेंट कहाँ से आना चाहिए? तो ऑफकोर्स बात है कुछ ना कुछ बीच में से आना चाहिए। समझो यहाँ पर एक बुक है, आप बुक को ऐसे यहाँ से एक उंगली से मारो और ऐसे एक उंगली से मारो, तो नोट करो बुक किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप नोट करोगे कि आप भले मार ऐसे रहे हो टेढ़ा, बट बुक जाएगा सीधे में, क्योंकि उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है सीधे डायरेक्शन में। तो यहाँ भी रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, सीधे डायरेक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहली डेरिवेशन इस चैप्टर की और पूरे फिजिक्स की होपफुली। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, जो अभी यहाँ पर बताया, दोनों की टेल साथ में, क्योंकि ट्रायंगल लॉ तो इजी था काफ़ी। ठीक है, तो कंसीडर करता हूँ एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, कंसीडर करता हूँ दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, अज्यूम करता हूँ इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, बट अभी रिजल्टेंट भी तो यहीं से निकलेगा, अभी बताया, और नहीं सुना हो तो भी आप समझ सकते हो कि हाँ बीच से निकलेगा। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनाते हैं। तो अब यहाँ रिजल्टेंट का जो एंगल है एक वेक्टर के साथ, उसको नाम दे देता हूँ अल्फ़ा। याद रखो थीटा किसके बीच का एंगल है, V1 और V2 के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और V1 और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो है अल्फ़ा। यहाँ पर मुझे मारकर दूसरे का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर मुझे ये ज्योमेट्री पूरी करनी है, वेक्टर्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेकर आ जाऊँगा। सो जब मैंने ऐसे किया तो यहाँ भी एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपको नहीं समझे तो, और अभी ये तो कुछ नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे ही मैंने रैंडम लेंथ बनाई, सिर्फ एंगल कंजर्व्ड है। और ये वेक्टर, अगर ये है ए वेक्टर ब्लू वाला यहाँ से यहाँ तक, और ये है बी वेक्टर, तो ये तो मैंने वही यहाँ बनाया है, तो ये भी क्या रहेगा, बी वेक्टर। अभी मैं ज्योमेट्री कैसे ख़त्म करूँ, ज्योमेट्री कैसे कंजर्व करूँ? तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ कि थोड़ी सी तो चलो एंड होगी ज्योमेट्री। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, स्कूल में बहुत किए रहेंगे ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ। अभी भी यहाँ ज्योमेट्री मज़ेदार नहीं है, तो मज़ेदार बनाने के लिए बस मैं ए वेक्टर को यहाँ ऊपर ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे थोड़ी चेंजेस लानी पड़ेंगी, एटलीस्ट बी को ख़त्म करना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि बी रिजल्टेंट है ना, तो थोड़ा डायरेक्शन इस तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। थोड़ी ज्योमेट्री अजीब लग सकती है बट है वही चीज़ें। और अब इसको अगेन क्लोज करने के लिए ए को ऊपर ड्रैग कर दूंगा। सो जब ए को ऊपर ड्रैग करूंगा तो ये वेक्टर ए वापस आ गया। अभी मकसद क्या है, एम मत भूलना कभी भी। एम क्या है हमारा, एम है रिजल्टेंट फाइंड करना, सब कुछ रिजल्टेंट के बारे में फाइंड करना है। क्योंकि समझो तुम मुझे वेक्टर देते हो A5 B4, मेरे को बोलते हो रिजल्टेंट बताओ, मैं किधर से बताऊं अगर वो एंगल पे हैं? तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। मतलब रिजल्टेंट क्या है, एक वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना। तो अभी मैं नाम दे देता हूँ A B C D E, ये एक ही पॉइंट है, ये मिलन है एक ही पॉइंट पे। तो अभी यहाँ पर पैथागोरस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तुम नए आए हो फिजिक्स में, तो कुछ थियरी तो सीखी नहीं होगी, तो बस सिंपली पैथागोरस से इजी है, 3 लाइन या 4 लाइन में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ACB ACD पैथागोरस कैसे लगेगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब AD कुछ पता है क्या, AD के बारे में नहीं, AD क्या है, रिजल्टेंट है, वही तो फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर। AC कुछ पता है क्या, नहीं, उसमें से AB पता है, AB पता है तो वो लिखो कि AB पता है प्लस BC का स्क्वायर। DC कुछ पता है क्या, नहीं, तो DC पता कर सकते हो क्या, हाँ पता कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये B है, और कर सकते हो कैसे मैं बताता हूँ अभी। तो अभी हमको AB पता है जो कि है A वेक्टर, तो सिंपली यहाँ लिख दो A वेक्टर। BC नहीं पता है, तो BC क्या है बेसिकली यहाँ पर, तो BC है एडजेसेंट
याद है ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। तो यहाँ पर मैं सिंपली, मुझे पता क्या है, मुझे पता है हाइपोटेन्यूज, तो टेन थीटा तो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि टेन थीटा मुझे देता है ऑपोजिट और एडजेसेंट, तो हाल फिलहाल तो वो यूज़ नहीं करूँगा। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एडजेसेंट। तो ये सिचुएशंस कब सेटिस्फाई होंगी, ये तो सिर्फ कॉस थीटा दे सकता है। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब जो 90 डिग्री के सामने हो। सो कॉस एडजेसेंट क्या है मेरा, एडजेसेंट है BC, जिसको मैं हाल फिलहाल, हाँ एडजेसेंट मेरा है BC, तो BC ही बोलूँगा। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, B वेक्टर। सो BC इज इक्वल्स टू दी B कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ B कॉस ऑफ थीटा, सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है। उसी तरीके से DC मुझे पता है क्या, DC मुझे नहीं पता है, तो मुझे चाहिए क्या अब थीटा के ऑपोजिट वाला। मुझे एडजेसेंट पता है क्या, नहीं, वो तो अभी जैसे तैसे जुगाड़ करके निकाला है। मुझे पता हाइपोटेन्यूज ही है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सी चीज़, तो वो है साइन ऑफ थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू DC अपॉन में B वेक्टर, जो कि हो जाएगा B साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ B साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। दैट्स इट, ज़्यादा ही सिंपल है। हाँ, ये हार्ड मत समझना इसको। फर्स्ट डेरिवेशन है तो थोड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज कुछ है नहीं। R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी, इसको एक्सपांड करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस AB कॉस थीटा, मतलब A प्लस B द होल स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे कॉमन निकाल के, तो बचेगा A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा प्लस B स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1। सो दैट्स इट, रूट हटा दो, ये है मेरा रिजल्टेंट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। ख़त्म। अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट का एंगल। अब रिजल्टेंट का एंगल कौन सा है, थीटा है कि अल्फ़ा है, तो एंगल है अल्फ़ा। सो यहाँ मैं लिख दूंगा tan ऑफ अल्फ़ा। सो tan ऑफ अल्फ़ा हमेशा क्या होता है, tan ऑफ अल्फ़ा होता है, tan थीटा क्या होता है बेसिकली, तो tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अल्फ़ा के ऑपोजिट क्या है, तो देखो DC है, क्या है, DC है। एडजेसेंट क्या है, तो एडजेसेंट AC है। DC क्या है, अभी अभी वैल्यू निकाली कहीं, B साइन थीटा, तो DC इज इक्वल्स टू दी B साइन थीटा। AC क्या है, AC है A, यहाँ तक A और यहाँ तक B कॉस थीटा, अभी अभी निकाली, याद है, तो A प्लस B कॉस थीटा। सो ये वैल्यूज़ को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो करेंगे, बट हाल फिलहाल ये दो फॉर्मूलास याद रखो, ये थे हमारे फॉर्मूला के मकसद। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए, एक बार बस चेक कर लूँ। वेक्टर्स क्या है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एरो का कॉन्सेप्ट, करंट जो कि एक एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल जो कि था, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ट्रेन वाला, वेक्टर्स लॉ, ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बस मल्टीप्लिकेशन बचा है, वो तो सिंपल है। अगर एक वेक्टर है 3 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, उसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 हो जाएगा। ना आता है सबको, ठीक है, मतलब स्केलर से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसका मेथड थोड़ा अलग है, मतलब वो लोग k ले लेंगे, बट एक ही बात है वो, मतलब उन्होंने ऐसे बताया है कि a एक वेक्टर है, ठीक है, और k एक नंबर है, तो b इज इक्वल्स टू दी k एक नया वेक्टर होगा। मतलब तुम इसको b बोल सकते हो, इसको a बोल सकते हो, इसको k बोल सकते हो, उतना ही है, उतना ही है। अगर k की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज, मतलब k अगर -3 है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए स्केलर वेक्टर के। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि अगले वीडियो में होगा, एंड डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट, बट ये बेसिक्स हैं, वो एडवांस हैं, ये बेसिक्स हैं।
सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।